Good morning, dear students. Kumud Madam is speaking to you. Today we are going to learn lesson number 7, Getting to Know Plants. पौधों को जानिए. आज हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे. पौधों को जानिए या Getting to Know Plants. Go outside and observe all the plants around you. 7.1 figure. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves while some others have reddish ones. Some have huge red flower, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the park and gardens, isn't it? Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the difference between plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant? Show in figure 7.1. Color the part of the plant. अब हम ये देखते हैं कि जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं या बाहर आप कहीं जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ की पत्तियां हरी होती हैं और कुछ की पत्तियां लाल लाल जैसी होती है, रेडिश टाइप होती हैं. कुछ के फूल बड़े होते हैं, कुछ के फूल अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कोई लाल होता है, कोई नीला होता है, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि उनमें फूल ही नहीं होते हैं. तो चलिए आज हम इन पौधों के बारे में जानते हैं. 7.1 हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स मतलब शाक, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ और ट्रीज मतलब कि वृक्ष या बड़े पेड़. Look closely at the stem and branches of. Number 1, plants much smaller than you. Number 2, plants that are about your size. And number 3, plants which are much taller than you. अब देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कि इन पौधों को हमें देखना है जिसमें नंबर 1 जो आपसे कम लंबे हों, दूसरा जो आपकी लंबाई के बराबर हो मतलब आपके पैरेलल हो, और तीसरा जो आपसे ज़्यादा लंबे हों. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. अब हम ये देखते हैं कि कुछ के स्टेम को हम छू कर देखते हैं तो हम क्या फील करेंगे कि वो कोमल है मतलब टेंडर है या कठोर है या हार्ड है. इनके आधार पर या इनके बेस पर हम इन प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब और ट्री में डिवाइड करते हैं. ठीक है, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक हग एंड टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड or higher up on the stem. We will now group all the plants we observe. Table 7.1. Some examples are shown. You can fill the columns 2 or 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं इनके कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग. जो हम बेस देख रहे हैं कि हमने देखा कि एक छोटा पौधा है, फिर एक कोई बड़ा पौधा है और एक बहुत बड़ा पौधा है. उस तरीके से हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं. तो कौन सी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: हर्ब, श्रब और ट्रीज़. हर्ब मतलब शाक, श्रब मतलब झाड़ी और ट्रीज़ मतलब पेड़ या वृक्ष. आप देखो 7.3 फिगर के अंदर जो फर्स्ट वाला है वो है हर्ब, सेकंड वाला जो है बी वो है श्रब और थर्ड नंबर वाला जो है वो है ट्री. ओके, समझ में आया आपको सबको?
प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। अब कुछ पौधे जो हरे और कोमल तने वाले होते हैं, तना मतलब स्टेम, कोमल स्टेम वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब कहते हैं। हर्ब मतलब कि शाख। ओके, समझ में आया? दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। 7.3 फिगर में जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया, उसमें आपने देखा था। तो जो हरे और कोमल तने वाले होते हैं, जो सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। ओके, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेज होती हैं, जो टहनी होती है, वो स्टेम के बेस के पास से निकलती है, और उनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन थिक नहीं होता, मतलब मोटा नहीं होता स्टेम उनका। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। समझ में आया आपको? हर्ब और श्रब में अंतर समझ में आ गया? जो छोटे और कोमल होते हैं उन्हें हर्ब कहते हैं, और जो कुछ प्लांट्स थोड़े थिक होते हैं, उनकी स्टेम जो होती है वो थिक होती है, और वो स्टेम के ब्रांचेस वहाँ से निकलती है, स्टेम के वहाँ से हार्ड होता है, थोड़ा थिक होता है, बट तो उन्हें हम कहते हैं श्रब। समझ में आया आपको सबको? सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ये था 7.3 फिगर में हमने जब ट्रीज देखा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, और उनकी जो स्टेम यानी तना जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीज। आपको हर्ब, श्रब और ट्रीज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम नंबर 4 टेबल पॉइंट 1, जो आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं, 7.4 फिगर में आप देखिए कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, हाँ, और वो क्या करते हैं? नीचे ज़मीन पर फैल जाते हैं। ऐसे जो पौधे जो ज़मीन पर फैल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं या विसर्पी कहते हैं। ओके, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लिम अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी के सपोर्ट से, जैसे हम मनी प्लांट है 7.5 फिगर में आप देखिए कि मनी प्लांट है, उसके ऊपर हमने एक डंडा खड़ा कर दिया तो वो डंडे के सपोर्ट से ऊपर चढ़ता जाएगा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं या आरोही कहते हैं। और ये जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ये हर्ब, श्रब्स और ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। ओके, these are different from the herbs, shrubs and trees. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. Now second point है हमारा 7.2 stem. आपको समझ में आ गया होगा herb, shrub, trees, creepers और climber. इतना आपको समझ में आ गया सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेम की ओर। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बेयर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसके लिए हम एक्टिविटी 2 करेंगे कि हम स्टेम्स को कैसे देख सकते हैं या कैसे समझा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक ग्लास लेंगे और उसमें पानी भरेंगे, और आधा ग्लास पानी भर देंगे और उसके अंदर रेड या ब्लू कलर की इंक डाल देंगे, और एक हम क्या करेंगे? सॉफ्ट ले लेंगे, सॉफ्ट स्टेम ले लेंगे। ये आप 7.6 वाला जो आपके डायग्राम है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। ओके,
अब ये ग्लास में 1/3 पानी भरकर हमने इसमें रेड इंक डाल दिया और स्टेम को इस ग्लास के अंदर हम डाल देंगे। कुछ देर बाद में हम क्या देखते हैं कि ये स्टेम के अंदर हम जब इसे काट के देखेंगे तो उसका कुछ भाग, जो स्टेम का जो कुछ पार्ट है वो हमें रेड दिखाई देगा जब हम इसे कटिंग करेंगे। देखो आप 7.7 में इसका एक हिस्सा नीचे का स्टेम का उसे राउंड कट करके देखा है तो वो रेड डॉट्स हमको दिखाई देते हैं। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीच लीव्स। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो बीकर या ग्लास के अंदर जो रेड कलर की इंक वाला पानी था, ये स्टेम के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। और इसकी वजह से वाटर जो है अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। फिर जब हमने इसको कट करके देखा, कट करते हैं तो एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, तो नीचे का जो है स्टेम था उसका जब हमने कट किया तो हमें जो रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये इंक वाले डॉट्स हैं। और ये इंक वाले जो डॉट्स हैं इससे ये पता लगता है कि पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किसके थ्रू, स्टेम्स के थ्रू। तो ये हमारा 7.7 फिगर में एक्टिविटी थी, 7.6 और 7.7 की। तो हमने ये देखा एक्टिविटी 2 में कि पानी स्टेम्स में ऊपर की ओर जाता है और इंक जैसे ऊपर जा रही उसी तरीके स्टेम के अंदर मिनरल्स भी प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक ऊपर पहुंच सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम्स हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ water. The water and minerals go to leaves and other plants parts attached to the stem. Now third, 7.3 is leaf. Observe the leaf of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं उनकी शेप, साइज और कलर सब कुछ अलग अलग होता है। How are leaves attached to the stem? वो कैसे अटैच रहती हैं स्टेम से, लीफ। The part of leaf by which is attached to the stem is called petiole. अब जो पार्ट है जो स्टेम से अटैच रहता है लीफ का, उसको हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। पत्ती का वो भाग जो स्टेम से जुड़ा रहता है उसे पिटियोल या पर्णवृंत कहते हैं। और द ब्रॉड ग्रीन प्लांट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। और इसका जो ग्रीन पार्ट होता है या जो चपटा फ्लैट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैमिना या फलक हम कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पिटियोल्स? क्या सब में पिटियोल्स होता है? हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी 3 करते हैं। एक्टिविटी 3 जो है, put a leaf under a white sheet of paper or sheet in your notebook. Hold it in place as shown 7.9 figure. 7.9 फिगर में देखो हमने एक पेपर ले लिया है और नीचे लीफ ले लिया और उसको हमने छाप पाट दी, उसके ऊपर छाप कर दिया, स्टैम्पिंग इम्प्रेशन कर दिया। ठीक है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? आप देख रहे होंगे कि जब आप उसको पेंसिल से ऐसे रब इम्प्रेशन कर रहे हो, उसका मतलब छाप पाड़ रहे हो, तो आप क्या देखते हो कि उसके ऊपर लीव्स का स्ट्रक्चर स्लाइटली बनने लगता है। दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अब ये जो लाइन्स बन रही हैं किसकी, पत्तियों की, पत्ती के ऊपर की जो लाइन बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। अब वेन्स मतलब कि शिरा कहते हैं। ओके। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? अब आप देख रहे हो कि एक बीच में, पत्ती के बीच में एक मोटी सारी बड़ी लाइन है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मिडरिब या मध्य शिरा कहते हैं। इन लाइनों से बने आकार को हम, दिस इज कॉल्ड द मिडरिब या मध्य शिरा। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब ये जो बड़ी वाली लीफ के बीच में जो मिडरिब है, इससे जो लाइंस बन रही हैं, वेन्स बन रही हैं,
इस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनिएशन क्या कहते हैं, लीफ वेनिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ वेनिएशन या शिरा विन्यास कहते हैं। If this design is net-like on both sides of midrib, the variation is reticulate. अब जिस लीफ का डिज़ाइन जाल जैसा यानी नेट जैसा होता है, मिडरिब जो है, मिडरिब के जो चारों तरफ में जो नेट जैसा बना होता है, तो इस लीफ की डिज़ाइन को हम रेटिकुलेट कहते हैं या जाली का शिरान्यास कहते हैं। In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel वेनिएशन। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनिएशन किसको कहते हैं? आप लोगों ने घास की पत्ती देखी होगी, घास की पत्ती का जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती है, मतलब समांतर होती हैं, तो उसको हम पैरेलल वेनिएशन या समांतर वेनिएशन कहते हैं। ये आप 7.10 वाला फिगर जो है आगे उसमें आप देखोगे। ऑब्जर्व द वेनिएशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैट फ्रॉम द प्लांट। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन। अब देखो एक पत्ती जो है 7.10 वाली में आप देख रहे हो कि मिडरिब है, वेन्स हैं, और ये जो अब मिडरिब के बीच जो आसपास में है वो नेट जैसा है, दैट इज़ वो कहलाएगा रेटिकुलेट वेनिएशन। और जो ग्रास वाला है बी पार्ट में आप देख रहे हो, बी वाला जो पिक्चर है 7.10 का बी वाला जो पिक्चर है, इसमें जो वेनिएशन है वो है पैरेलल। मिडरिब है एक बीच में, लेकिन उसके आसपास जितनी भी जो नेट है वो प्रॉपर है और पैरेलल है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनिएशन। समझ में आया आपको सबको? अब हम इसके लिए आगे एक्टिविटी 4 करते हैं। वी विल रिक्वायर्ड अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स, बैग्स एंड थ्रेड। एक्टिविटी 4 करने के लिए हमको एक हर्ब चाहिए, पॉलीथीन चाहिए और एक धागा चाहिए। हम क्या करेंगे, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट that has been growing in the sun. Enclose the leafy branches of the plant in the polythene cover and tie up its mouth as shown figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. अब हम क्या करेंगे कि एक पौधा लेंगे, छोटा पौधा लेंगे और पौधे की स्टेम को पॉलीथीन में बांधकर उसे धूप में रख देंगे। कुछ देर बाद में हम क्या देखते हैं, 7.11 वाले फिगर में आप देखो कि हम क्या देखते हैं कि उस पॉलीथीन में वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। तो ये बूंदें जो थी वो कहाँ से आई थी, जो लीफ थी हमारी उसके अंदर जो पानी था, वाटर था, उससे इवोपरेट हुआ और वो इवोपरेशन हुआ और वो पॉलीथीन पर आ गई। ओके, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। व्हाट डू यू सी? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythenes back after the activity. Water comes out of leaves in the form of vapor by the process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this is in chapter 40. Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? What makes the water appear on the polythene bags? In chapter 5, we notice water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that make water drops appear on the polythene cover? Leaves also have another functions. इस तरीके से हमने ये देखा कि वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे पॉलीथीन के ऊपर आ गई और पॉलीथीन के ऊपर आने से ये जो प्रोसेस हुआ दैट इज़ कॉल्ड इवोपरेशन। हमने ये एक्टिविटी 4 में देखा। नाउ एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्प्रिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब्स, बर्नर, वाटर, ए वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। अब हमको ये एक्टिविटी करने के लिए
क्या क्या ज़रूरत है? हमको लीफ चाहिए, स्प्रिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और पैच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन. टेक अ लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. अब हमें एक बीकर में पानी भरना है और एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर एक ग्रीन लीफ डालनी है. ठीक है, ये एक्टिविटी हम 5 करने जा रहे हैं. अब हमने और उस टेस्ट ट्यूब में जो हमने लीफ डाली है उसमें अब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर स्प्रिट डालते जाएंगे जब तक कि वो पानी पत्ती जो है वो स्प्रिट के अंदर डूब नहीं जाए. अब टेस्ट ट्यूब को जल से आधे भरे हुए बीकर में हम डाल देते हैं और गर्म करते हैं. इसको हम गर्म करते हैं. तो गर्म करने से क्या होगा, टेस्ट ट्यूब से जब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसका पूरा कलर नहीं निकल जाता. फिर टेस्ट ट्यूब से लीफ को बाहर निकाल कर प्लेट में रख देंगे और आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स हम डालेंगे. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब्स इन ए बीकर हाफ फिल्ड with water. Heat and beaker till all the green color form of leaf comes out into the sprit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash in it water. Place on it on watch glass and pour some iodine solution over it. अब हमने उसे अच्छे से धो लिया और उसके ऊपर क्या करा, आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स हमने डाल दी. In what do you observe? Compare your observation with those done in चैप्टर 2. जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमें इसको कंपैरिजन करना है. इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. हमने देखा था लेसन नंबर 2 में, चैप्टर 2 में, कि जो पोटैटो है, रॉ पोटैटो, कच्चा आलू, वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है. ओके, पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. और वो क्या करता है, वो उसे अपनी लीव्स में लेकर और अपने में स्टोर कर लेता है. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in the different parts of plant. We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. अब हमने ये देखा था कि जब टेस्ट ट्यूब से हमने जब लीफ को बाहर निकाला और निकाल कर प्लेट पर रखा और उसके ऊपर 2-3 बूंद आयोडीन ड्रॉप्स की डाल दी. और फिर अब जब हमने लेसन नंबर 2 में देखा था कि एक रॉ पोटैटो से स्टार्च आता है और ये लीफ से आया था और क्या करा, उसने उसको कलेक्ट कर लिया था. लेकिन लीफ अपना खाना जो है वो सनलाइट और ग्रीन कलर्ड फूड की प्रेजेंस में बनाती है. ये आपको सबको पता है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकल जाती है. और पत्तियों के द्वारा जो भी फूड बनता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को वो चला जाता है. तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा एक्टिविटी 5 तक हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस तक, कि कैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. इसमें हमने फर्स्ट हमने पौधों के बारे में जाना, जिसमें हमने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने स्टेम पढ़ा 7.2 में और फिर हमने पढ़ा 7.3 के अंदर लीफ के बारे में जाना. हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ के बारे में हमने जाना कि हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं और ट्रीज़ क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. स्टेम के अंदर हमने पढ़ा कि स्टेम में हमने पढ़ा कि कैसे स्टेम के थ्रू लीव्स के अंदर हम मिनरल्स को पहुंचा सकते हैं या वाटर जो है वो आगे बढ़ सकता है. थर्ड था हमारा 7.3 लीफ में हमने देखा कि बहुत जो लीफ पार्ट है उसमें पिटियोल्स होता है, लेमिना होता है, वेन्स होती हैं. वेन्स
जो जाल नेटवर्क होता है उसका लीफ वेनेशन हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स के लीफ वेनेशंस होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशंस और पैरेलल वेनेशंस। और ये लीफ कैसे जो फोटोसिंथेसिस का काम करके मतलब खुद फूड बनाती है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक 7.4 रूट, उसके बाद में रूट है फ्लावर, ये हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।